हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है हैलोजनों के रंग, कलर ऑफ हैलोजन्स। दोस्तों, इसके पहले हैलोजनों से संबंधित मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपकी सुविधा के लिए उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां से आप चाहें तो उन तीनों वीडियोज को भी देख सकते हैं। चलिए अब बिना समय लगाए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। ऐसा उनके अणुओं द्वारा दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है, जिससे बाह्य इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे होमो-लूमो संक्रमण भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं होमो-लूमो ट्रांजिशन। होमो का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो का अर्थ होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यदि आप सोच रहे हैं कि होमो एक्चुअल में है क्या और लूमो क्या है, तो यह मैं आपको आगे इस वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस सेंटेंस को कि कैसे पदार्थ के रंग दिखाई देते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं हैलोजनों के रंग की, तो हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं फ्लोरीन का। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश किरण आकर पड़ती है, जो साधारण प्रकाश किरण यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, यह श्वेत प्रकाश है, जिसको आप विजिबल लाइट भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक श्वेत प्रकाश है। आप जानते हैं, आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जिसको इंग्लिश में हम व्हाइट लाइट कहते हैं, जब उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। अर्थात श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है 7 रंगों से, और ये रंग होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको याद करते हैं हम विबिक्योर करके। तो यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश आ रहा है, यानी व्हाइट लाइट आ रही है, तो इसके साथ ये 7 रंग आ रहे हैं। यदि यह पदार्थ, मान लीजिए यह पदार्थ फ्लोरीन है, और समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि यह अपने ऊपर पड़ने वाली व्हाइट लाइट को अवशोषित कर ले और किसी भी रंग को यह उत्सर्जित न करे, यानी कि परावर्तित न करे, हम कहें, तो इसका रंग दिखेगा काला। आप जानते हैं, काले रंग के पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरण को पूरी तरह अवशोषित करते हैं, यानी कि 7 के 7 रंगों को वो अवशोषित कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली इस व्हाइट लाइट को पूरी तरह से परावर्तित कर देते हैं, यानी कि ये 7 रंगों को परावर्तित कर देंगे। यदि सभी रंग परावर्तित हो गए तो पदार्थ का रंग दिखता है सफेद। क्लियर है? तो काला सभी रंगों को अवशोषित करता है और सफेद सभी रंगों को परावर्तित करता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि श्वेत प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित करते हैं और कुछ रंगों को परावर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन का उदाहरण हमने लिया है। फ्लोरीन का ये गुण होता है कि फ्लोरीन अपने ऊपर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश से वायलेट किरण को अवशोषित कर लेता है और बाकी बी, यानी कि ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन सबको परावर्तित कर देता है। यहाँ पर आई की बात हम नहीं करेंगे, जिसको इंडिगो कहते हैं। इसका कारण यह है कि यह एक तृतीयक रंग है, जिसके बारे में हम कभी बाद में आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे यदि इंडिगो को हम छोड़ दें, तो यहाँ पे देखें ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब परावर्तित हो गए। तो वायलेट कहाँ गया? वायलेट को इस फ्लोरीन ने अवशोषित कर लिया है और इसकी ऊर्जा से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपने ग्राउंड स्टेट से एक उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है। और इस इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? वायलेट प्रकाश के अवशोषण से। क्लियर बात है? तो जब कोई पदार्थ अपने ऊपर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश से
किसी विशेष रंग को अवशोषित करता है तो इस रंग का जो कंप्लीमेंट्री कलर होता है, जिसको हम कहेंगे पूरक रंग, उसका रंग वैसा दिखता है। जैसे फ्लोरीन ने यदि वायलेट प्रकाश को अवशोषित किया है तो इसका रंग येलो अर्थात पीला दिखेगा। क्लियर बात है। थोड़ा सा हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री कलर को लेकर। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक बनाया है कलर व्हील। यहाँ पर सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं, इसमें एक क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद एक सीधी रेखा ऐसे खींच देते हैं और सीधी रेखा के दाहिनी तरफ से हम स्टार्ट करते हैं वी, यानी कि शुरू से विग्योर लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आई को छोड़ देंगे क्योंकि आई तृतीयक रंग है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वी बी जी वाई ओ आर, यानी कि वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे वायलेट के अपोजिट में आप देखें येलो है, तो वायलेट का पूरक रंग यानी कंप्लीमेंट्री कलर येलो यानी पीला होता है। रेड का कंप्लीमेंट्री ग्रीन होता है, ब्लू का कंप्लीमेंट्री ऑरेंज होता है। तो क्योंकि फ्लोरीन ने वायलेट को एब्जॉर्ब किया है तो इसका कंप्लीमेंट्री कलर येलो है, तो इसलिए इसका रंग पीला दिखेगा। तो सभी हैलोजन व्हाइट लाइट से, या जिसको आप दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, दृश्य प्रकाश से कुछ विशेष तरंगदैर्ध्य या विशेष रंग की किरण को अवशोषित करते हैं और इसी कारण उनका एक विशेष रंग दिखाई देता है। जो प्रकाश वो अवशोषित करते हैं उस प्रकाश के द्वारा हैलोजन के बहत्तम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जो कि अभी मैंने सेंटेंस में लिखा था। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई है कि हैलोजनों या फिर किसी अन्य पदार्थ का रंग कैसे दिखता है। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोरीन को लेकर और यहाँ पर हम बनाएंगे फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि होमो क्या है और लूमो क्या है। तो ध्यान से इसको देखें। आप जानते हैं फ्लोरीन का अणु सूत्र होगा F2, यानी कि यह द्विपरमाणुक अणु है। यानी कि जो F2 है इसका निर्माण यदि हम देखें तो 2 फ्लोरीन परमाणुओं से होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 फ्लोरीन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। उसमें आपने पढ़ा होगा कि किसी अणु के निर्माण में जो परमाणु भाग लेते हैं उनके ऑर्बिटल आपस में मिलकर आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। तो F2 के निर्माण में ये 2 फ्लोरीन के परमाणु भाग ले रहे हैं, तो इन फ्लोरीन परमाणुओं के जो परमाणविक ऑर्बिटल हैं ये आपस में मिलकर आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक एनर्जी का सिंबल बना दिया है। तो हम नीचे से एनर्जी को, जब नीचे से ऊपर आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर ये 3 उपकोष हैं, तो इन सब में सबसे कम ऊर्जा 1s की है, तो 1s से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक तरफ हम इस वाले फ्लोरीन का 1s लेंगे और दूसरे तरफ दूसरे वाले फ्लोरीन परमाणु का 1s लेंगे। ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों हैं परमाणविक ऑर्बिटल। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो निर्माण होगा आणविक ऑर्बिटल का, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जब 2 परमाणविक ऑर्बिटल मिलते हैं तो 2 आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। आपने क्लास 11th में ये सब बातें पढ़ रखी हैं। जो 2 आणविक ऑर्बिटल बनते हैं उसमें से एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा इन परमाणविक ऑर्बिटलों से अधिक होती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर इन 2 परमाणविक ऑर्बिटलों के मिलने से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इसका नाम है सिग्मा 1s, जिसकी ऊर्जा इन दोनों परमाणविक ऑर्बिटलों से कम है। इसके साथ ही बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s और जिसकी ऊर्जा इन दोनों परमाणविक ऑर्बिटलों से अधिक होगी। तो यहाँ पर हमने 1s को दूसरे परमाणु के 1s से मिलाकर आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण कर लिया है। ठीक इसी प्रकार
एक परमाणु का 2s दूसरे परमाणु के 2s ऑर्बिटल से मिलकर आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करेगा। और यहाँ पर भी बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसका नाम है सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम है सिग्मा स्टार 2s। साथ में देखें यहाँ पर परमाणुविक ऑर्बिटल जो हैं दोनों में मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन को हम आणविक ऑर्बिटल में भर भी दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इसी प्रकार इन दोनों आणविक ऑर्बिटलों में भी हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो 1s को 2s को तो हम मिला चुके हैं, अब बचा है 2p। तो चलिए अब देखते हैं 2p को मिलाते हैं। तो देखिए इस फ्लोरीन परमाणु का 2p हो गया और इस फ्लोरीन परमाणु का 2p हो गया। आप जानते हैं p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम होते हैं px, py और pz। यहाँ से pz मिस हो गया है तो z को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2p में होगा 2px, 2py और 2pz। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3 और फिर 4 और 5 हुंड के नियम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भर दिया गया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आपने पढ़ा है कि जब p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं यानी कि p उपकोष आपस में मिलकर आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो यह 2 भागों में बट जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हम मिलना मानते हैं, जो अक्ष मानते हैं वो z अक्ष को मानते हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसमें जो 2pz होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz और ये कहलाते हैं पाई 2px और पाई 2py। इसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो z वाले यानी कि pz वाले ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं। क्लियर बात है, क्योंकि ये सिग्मा बंध का निर्माण करा रहे हैं z वाले, और जो px और py वाले हैं ये पाई बंध का निर्माण कराते हैं। इसलिए हम इनको पाई 2px, पाई 2py कहते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच वाले ऑर्बिटल हैं इनको हम कहेंगे आणविक ऑर्बिटल या इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है और साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का आणविक ऑर्बिटल यह है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है। तो इसको हम कहेंगे होमो। होमो मीन्स हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला। ऑक्युपाइड मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो आप जानते हैं कि परमाणुविक ऑर्बिटल मिले हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि होमो का अर्थ क्या है। अधिकतम ऊर्जा का ऐसा आणविक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और शॉर्ट में हम कहते हैं होमो। और लूमो क्या होगा? तो ऐसा आणविक ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो और वह खाली भी हो। तो सबसे कम ऊर्जा है इसलिए कहेंगे लोवेस्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कहेंगे अनऑक्युपाइड, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये है ही, तो इसको हम कहेंगे लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सबसे कम ऊर्जा वाला खाली आणविक ऑर्बिटल, शॉर्ट में कहेंगे लूमो। तो हैलोजनों में होमो लूमो संक्रमण होता है, यानी कि जब फ्लोरीन पे प्रकाश पड़ेगा तो यह दृश्य प्रकाश की वायलेट रंग को अवशोषित करके अपने इलेक्ट्रॉन को होमो से यानी कि इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में भेजेगा, जिसको हम कहते हैं होमो लूमो संक्रमण। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो हैलोजनों का रंग उनके द्वारा अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग यानी कंप्लीमेंट्री रंग होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि फ्लोरीन दृश्य प्रकाश के बैंगनी भाग को अवशोषित करती है, अतः पीले रंग की दिखाई पड़ती है। यदि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन पीले विकिरण का अवशोषण करता है, इसलिए यह बैंगनी दिखाई पड़ता है। आप इस कलर व्हील से देख सकते हैं, यदि आयोडीन पीले रंग को यानी कि येलो को अवशोषित करेगा तो इसका पूरक रंग हो जाएगा वायलेट,
जिसको हिंदी में हम बैंगनी कहते हैं। तो यदि आयोडीन पीले प्रकाश को अवशोषित करेगा तो उसका रंग बैंगनी दिखेगा, और इसका उल्टा फ्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन वायलेट यानी बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए फ्लोरीन का रंग पीला दिखाई देता है। यह जो कॉन्सेप्ट है केवल हैलोजनों के लिए नहीं है, ये सभी पदार्थों पर लागू होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब फ्लोरीन पे श्वेत प्रकाश पड़ता है तो इसके अगर ये पूरे प्रकाश को अवशोषित कर ले तो इसका रंग काला हो जाएगा, यदि पूरे प्रकाश को परावर्तित कर दे तो इसका रंग सफेद होगा। लेकिन फ्लोरीन के साथ क्या है कि यह वायलेट को अवशोषित करके अपने इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कराता है, होमो-लोमो संक्रमण कराता है, और बाकी सभी किरण को, बाकी सभी रंग को परावर्तित करता है। तो अब आप सोचेंगे जब इतने रंग के प्रकाश परावर्तित हो रहे हैं तो इसके तो ये सब रंग मिलकर कुछ दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसका रंग आपको पीला दिखाई देगा। इसका कारण क्या है कि जो कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं यदि दोनों साथ साथ परावर्तित हो गए तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर ब्लू के साथ, ब्लू का पूरक रंग जो है वो ऑरेंज है, तो ब्लू और ऑरेंज ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कलर होता है रेड, तो ग्रीन जो है वो रेड को न्यूट्रल कर देगा। और साथ में आप देखें येलो है यहाँ पर, तो येलो का जो पूरक कलर होता है वायलेट, तो यहाँ पे यदि वायलेट होता तो वो येलो को न्यूट्रल करता। तो ये चार रंग तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बचेगा यहाँ पे जो रंग वो होगा येलो, और इसीलिए फ्लोरीन का रंग पीला दिखता है। तो जब किसी पदार्थ पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, जिसको आप दृश्य प्रकाश कहते हैं, श्वेत प्रकाश पड़ता है तो जो रंग अवशोषित हो जाता है उसको छोड़कर बाकी रंग परावर्तित होते हैं। लेकिन बाकी रंगों के साथ यदि उनके पूरक रंग होंगे तो वो पूरक रंग अपने दूसरे पूरक रंग को उदासीन कर देते हैं, यानी कि उसको फिर से वे व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे वायलेट एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए येलो यहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है और फ्लोरीन का रंग हमको येलो दिखाई देगा, यानी कि पीला रंग दिखेगा। क्लियर है? येलो को हिंदी में पीला रंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे हैलोजनों द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। नए कोष जुड़ने के साथ ही हैलोजनों द्वारा अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भी बढ़ता है। यहां देखें, आपको वर्ग 17 दिखाया गया है, जिनके तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। अर्थात वर्ग 17 में ऊपर से नीचे जाने पर अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, अर्थात ऊर्जा घटती है। क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं E बराबर hc अपान लैम्डा। E यहाँ पर ऊर्जा है और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। तो यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी। तो देखिए वर्ग 17 में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए नए कोष जुड़ते जाते हैं, और नए कोष जुड़ने के साथ हैलोजनों द्वारा अवशोषित प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है यह बढ़ता जाता है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ता है अर्थात इसकी ऊर्जा घटती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने के साथ ऊर्जा स्तरों में जो एनर्जी गैप है यह घट जाता है। इसको अभी मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। तो यहां पर कुछ उदाहरण से हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे तो अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा घटेगी और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। तो फ्लोरीन दृश्य प्रकाश के बैंगनी भाग को अवशोषित करती है, जिसकी ऊर्जा काफी अधिक होती है। आयोडीन पीले विकिरण को अवशोषित करता है, जिसकी ऊर्जा कम होती है। यानी कि जो ऊपर वाला है यह अधिक ऊर्जा के कलर को या अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश को अवशोषित करेगा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे यह उन प्रकाश को अवशोषित करेगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। और ऐसा होता है इनमें नए नए कोषों के जुड़ने के कारण। क्लियर है? तो देखते हैं नए कोषों के जुड़ने का प्रभाव क्या होता है। तो अभी मैंने शार्ट में आपको बताया कि कोषों की संख्या बढ़ने के साथ ऊर्जा स्तरों में जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ फ्लोरीन का
होमो और लुमो दिखाया गया है। ऐसे ही क्लोरीन के होमोलुमो को हम दिखाएं, ब्रोमीन का होमोलुमो बनाएं और आयोडीन का होमोलुमो बनाएं। तो यह काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ देखें पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py है, तो यहाँ पे पाई स्टार 3px और 3py कर लेंगे, यहाँ पे 4px 4py, यहाँ पे 5px 5py, और ऐसे ही यहाँ पर भी एक एक कोस बढ़ाते जाएंगे। जैसे सिग्मा स्टार 2pz है तो इसको कर देंगे सिग्मा स्टार 3pz, इसको सिग्मा स्टार 4pz और इसको कर देंगे सिग्मा स्टार 5pz। तो ये हो गए फ्लोरीन के होमो और लुमो, और ये क्लोरीन के होमो और लुमो, और ये ब्रोमीन के लिए होमोलुमो और आयोडीन के लिए होमोलुमो। आप देखेंगे कि फ्लोरीन में यहाँ पे गैप मैंने ज़्यादा बनाया है, क्लोरीन में गैप थोड़ा कम बनाया है, ब्रोमीन में ये जो एनर्जी गैप है ये और भी कम है, और आयोडीन में यह गैप जिसको एनर्जी गैप कहते हैं ये काफ़ी कम है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा स्तरों में जो एनर्जी गैप है वो घटता है। जैसे जब आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था तो आपने देखा था पहले कोष और दूसरे कोष के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते गए आप देखते गए कि एनर्जी गैप काफ़ी घटता गया, जिसका कैलकुलेशन भी हम लोगों ने क्लास 11th में किया था बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो क्लियर है? तो यहाँ पे देखें कोष बढ़ते गए, जैसे यहाँ पे दूसरे कोष से तीसरे कोष पे आए, चौथे कोष पे आए, पांचवें कोष पे आए, तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी गैप जो होता है ऊर्जा स्तरों का वो घट जाता है। तो यह कारण है कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है यह घट गया। अब क्वेश्चन है एनर्जी गैप घटने से अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अवशोषित प्रकाश का उपयोग क्या है? यहाँ पर अवशोषित प्रकाश के द्वारा ही इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके यहाँ पे भेजना है। जब यह एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इसको अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश का अवशोषण करना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज पाए। यहाँ पे एनर्जी गैप कम है तो थोड़ी कम ऊर्जा के प्रकाश से ही यह अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज सकता है। यहाँ पे ऊर्जा का अंतर और भी कम है तो और भी कम ऊर्जा वाले प्रकाश से यह इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकता है, और इसी प्रकार यह बहुत ही कम ऊर्जा वाले प्रकाश से अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकता है। तो फ्लोरीन वायलेट कलर को यानी बैंगनी रंग को अवशोषित इसलिए करता है क्योंकि बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। आप जानते हैं बेबीग्योर में जो पहले है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है और जो लास्ट में है उसकी ऊर्जा कम है। तो बैंगनी रंग को यह अवशोषित इसलिए करता है क्योंकि बैंगनी की ऊर्जा ज़्यादा है और इसको अपने संक्रमण के लिए, जिसको हम कहते हैं होमोलुमो संक्रमण, उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। और आयोडीन में यह ऊर्जा काफ़ी कम है, इन दोनों का एनर्जी गैप कम है, तो यहाँ पर कम ऊर्जा वाले किरण का अवशोषण होता है। क्लियर है कि कोषों के बढ़ने के साथ एनर्जी गैप जो होता है वो घट जाता है और इसलिए अवशोषित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है ताकि उसकी ऊर्जा घट जाए। अब हम बात करें हैलोजनों के रंग की, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अभी आपने देखा फ्लोरीन का रंग होता है हल्का पीला, क्लोरीन का रंग हरा पीला होता है, ब्रोमीन का रंग होता है लाल भूरा और आयोडीन का रंग होता है गहरा बैंगनी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो सके। यदि आपको लाभ होता है तो दूसरे को जरूर लाभ होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस बेहतरीन फैमिली का हिस्सा बने, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आज की यह वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।